आपने 3 मर्तबा आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को दिए अलग अलग साक्षात्कार में ये कहा कि हुर्रियत के नेता मिरवेज उमर फारूक के लोगों से मिलने पर या मीडिया से बात करने पे कोई अंकुश आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज दोपहर में हमने मिरवेज फारूक को आज तक की इस पंचायत में बुलाया है, क्या वो यहाँ पे आ पाएंगे, अपनी बात जनता वोटर्स के सामने रख पाएंगे, या तंत्र की तरफ से उनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा? क्या उनके यहाँ पे आके अपनी बात रखने की आजादी उनको मिलेगी या नहीं? मैं जो बात पहले कहा था आज भी उसी को दोहरा रहा हूं कि मीरवाइज साहब पर कोई रोक नहीं है। उनको खतरा हो इस वजह से अगर सुरक्षा एजेंसियां उनको सलाह दे रही हैं कि साहब आपका जाना उचित नहीं है तो अलग बात है, और जो सवाल आप यहाँ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे उनको तय करना है और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए लोगों को तय करना है। तो आपकी तरफ से कोई रोक नहीं है? मेरी तरफ से हैं, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं, और उन पर नहीं, मैंने किसी राजनीतिक और धार्मिक आदमी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, उन लोगों पर प्रतिबंध है जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा हैं, और वो प्रतिबंध बना रहेगा। जो बड़े 2 या 5-6 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स देश के हैं, वो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो दूसरों के लिए ये बने? कई सवाल आपने कई साथ पूछ लिया, तो मैं एक तो रोजगार को लेकर के आपने कहा, तो ये मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने ये कहा था कि सबको रोजगार मिल जाएगा। किसी स्टेज पर कोई कह नहीं सकता है। दुनिया के विकसित देश भी आज ये बात नहीं कर सकते। जो मैंने आंकड़े बताए हैं बड़ी जिम्मेदारी से अधिकृत आंकड़े बताए, और मुझे लगता है कि आप जरा अगल बगल तुलना कर लीजिए जो पड़ोस के राज्य हैं उनसे काफी बेहतर परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर का। ये सच है कि इसके बावजूद भी बेरोजगारी है, लोग चाहते हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि बड़े तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आया है, एमआर का काम यहाँ चल रहा है, आपको ये जानकारी है। आप भी उस दिन शायद थे, काम शुरू करने में उनको अपना मोबिलाइज करने में माने देर हुई है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा मॉल मैं समझता हूं कि वो श्रीनगर में बन रहा है। कुछ और भी ग्रुप हैं जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं। अभी जम्मू में आरसेलर मित्तल और एचपीसीएल की जो ज्वाइंट वेंचर है वो 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सज्जन जिंदल भी अगर टॉप के 3 नहीं है तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यहीं कश्मीर में लगा रहे हैं। तो ऐसे कम से कम मैं नाम कहिए तो 50 गिना सकता हूं। पॉलीकैब है जो कठुआ में इंडस्ट्री लगा रही है। ये सिंटेक्स जिनको टेक ओवर किया गुजरात वाले, वो यहाँ आपके यहीं पुलवामा में जमीन उन्होंने ली है, पुलवामा में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो लगा रहे हैं। अब बिरला जी आवे, अंबानी जी आवे, अडानी जी आवे, उनमें अगर कश्मीर के लोगों को विशेष रुचि है तो मुझे लगता है कि एक चिट्ठी आप लोगों को लिखनी चाहिए। फिर मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि कश्मीर का बड़ा प्रेम है आप लोगों से, आप लोग भी आइए। आखिरी सवाल मनोज ये कि अब एक लाइन, और कुछ लोगों को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो गरीब आदमी को जब हमने घर दिया तब भी कहा गया कि साहब ये बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, बाहर के लोगों को जमीन दी जा रही है। और ये सबको मालूम है कि 2017 के सेंसस में ही ये लिस्ट फाइनल हुई थी कि कौन पीएमएवाई का हकदार है। और ये बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इसको बड़ा कहा जा रहा है। एक सिंगल आदमी नहीं है बाहर का जिसको जम्मू कश्मीर में 1 इंच जमीन एग्रीकल्चर के लिए दी गई। एग्रीकल्चरल लैंड पूरी तरह से सुरक्षित है, जिस तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में, वही कानून जम्मू कश्मीर का। दूसरा, एक भी जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति को क्लास 3 और क्लास 4 की नियुक्ति नहीं दी गई। तो ये झूठ बोल करके लोगों को भड़काने का काम बंद करना चाहिए। विधानसभा चुनाव 10 साल बाद और चुनाव 10 साल बाद संशोधन में कर दूं, ये मैं देख रहा हूं बड़ा शोर है 10 साल बाद। अरे भाई, चुनाव तो 2019 में होना था, तो 2019 में क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, 370 हट गया, 35A हट गया, 7 असेंबली की सीटें बढ़ गई। 7 असेंबली की सीटों की बाउंड्री कौन डिसाइड करता है? जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी। स्वाभाविक रूप से उसकी एक ले डाउन प्रक्रिया है भारत में, जिसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक डिलिमिटेशन कमीशन बना, 3 बार यहाँ आया, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया और वो 2022 में खत्म हुआ। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि ये हर जगह ये चला 10 साल बाद। अरे कहाँ 2019 में होना था,
370-35 से हट गया नहीं, और 7 सीटें असेंबली की बढ़ गई, तो अलग अलग जब तक वो स्तर के चुनाव में भागीदारी रही है, ये मैं मान रही हूं। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर मोटे तौर पर देखते हैं, देखिए हम लोग कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, अभी लोकसभा हमने कवर किया था यहां पर, लेकिन अब विधानसभा चुनाव आपके सामने एक सरकार अब रहेगी नए रूप में जो जम्मू कश्मीर है। अव्वल, आपको लगता है स्टेटहुड जल्द नियर फ्यूचर में संभव है? और दूसरा, मनोज सिन्हा अब अपने रोल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि जब 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में बिल प्रस्तुत किया, तो जो भाषण दिया, मैं निवेदन करूंगा कि उस पर जरा गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को संबोधित करते हुए यही सीक्वेंस बताया था, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्टेटहुड जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा, उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये मुद्दा है, तो वो मुद्दा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, मेरा रोल, मैंने पहले ही कहा कि जब मैं आया था तो मैंने 2-4 बातें कही थी। पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ये हमारा मुद्दा था, और उस मुद्दे पर चुनी हुई सरकार भी काम करेगी। मैं जो भी सरकार चुन करके आएगी, उन्हें अग्रिम शुभकामना देता हूं। और अगर उनका एजेंडा यही है कि अलगाववाद खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, विकास हो, समृद्धि आवे, विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी स्टेट से कम न हो, तो मेरा 100% समर्थन ऐसी सरकार को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिन्हा जी, यहां पर आने धन्यवाद के लिए। श्वेता जी।